गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम अपना एचआर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज़ एचआरएम पॉलिसीज़। एचआरएम पॉलिसीज़ पे आते हैं बच्चे सीधा ही। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज़ का मतलब होता है वो स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। किस चीज़ की डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू आवर ह्यूमन रिसोर्स। तो जो हम उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो कहलाती है हमारी एचआरएम पॉलिसीज़। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि एचआरएम पॉलिसीज़ क्यों बनाई जाती हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था इन पॉलिसीज़ को बनाने के पीछे। फर्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पर हम टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एडिक्वेट कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन्ड पर्सनल एट ऑल लेवल्स। इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर हमारे पास कॉम्पिटेंट और ट्रेंड पर्सनल हों, और जितने नंबर ऑफ हमें चाहिए कि इतने पर्सनल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए काम करने के लिए, उतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास हों, उसके लिए ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। सेकेंड इज़ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आ सके, उसके लिए ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। पॉलिसीज़ में ये क्लियर होगा ना कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि उनके अंदर क्या आएगा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। नेक्स्ट इज़ टू क्रिएट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन अमंग एम्प्लॉयज़। अगर पॉलिसी होगी, एक स्टैंडर्ड तरीका होगा काम करने का, तो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट और कॉपरेशन का फीलिंग आएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हर किसी के साथ सिमिलर बिहेव कर रही है और मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस। पॉलिसीज़ कब बनाने का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस हम दे सकें। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज़। पॉलिसीज़ के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि कब कब एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो कॉम्पिटेंट बन सकें अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट आप इसके अंदर टॉपिक आता है फॉर्मुलेशन या प्रोसेस ऑफ एचआर पॉलिसीज़, मतलब हम किस तरीके से एचआर पॉलिसीज़ बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द नीड। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें पॉलिसी बनानी किसके लिए है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें किस टाइप की पॉलिसी बनानी होगी। फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि ये पॉलिसी XYZ कौन सी पॉलिसी। फिर हम उन पॉलिसीज़ में से सेलेक्ट करते हैं, उसका अप्रूवल लेते हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट कि हमने ये पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की हैं, क्या ये पॉलिसीज़ सही हैं। फिर जब वो अप्रूव उनको कर देते हैं पॉलिसीज़ को, तो हम उन पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट करते हैं टू डिफरेंट लेवल्स कि इस लेवल के लिए, इस एम्प्लॉय के लिए हमने ये पॉलिसीज़ बनाई हैं। फिर जब हम उनको कम्युनिकेट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को। जो हमने पॉलिसीज़ बनाई थी क्या वो ठीक हैं, लोग उनसे ठीक सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, उनसे हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। अब हम इसके अंदर करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेनिफिट्स ऑफ एचआरएम पॉलिसीज़। बेनिफिट क्या होता है एचआरएम पॉलिसी का? फर्स्ट इज डेलीगेशन। जब हमारे पास एचआर पॉलिसीज़ आ जाती हैं तो काम को डेलीगेट करना इजी हो जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किसको हमें क्या काम देना है, किस तरीके से हमें काम निकलवाना है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी बनती है, एक जैसा एटमॉस्फेयर बनता है, बिकॉज वो रूल्स एंड रेगुलेशंस सबके लिए एक जैसे होंगे। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल कैसे होगा? एक स्टैंडर्ड बन गया कि इसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, तो आपको वो चेक करना वहाँ पर ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी मीन्स लोग उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे। व्हेन दे नो व्हाट हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन, तो उनको पता होगा क्लियरली स्पेसिफिकली कि क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि काम में एफिशिएंसी आएगी। कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एज लोगों को पता है कि हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमें जो बताया गया हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो मेरा मैनेजर है वो सबके साथ यूनिफॉर्मली बिहेव कर रहा है, कोई यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं हो रही है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंस अपने एम्प्लॉयज़ में बढ़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है स्पीडी डिसीजंस। डिसीजन लेना फास्ट हो जाता है बिकॉज आपके पास एक फ्रेमवर्क रेडी है कि इस तरीके से आपने काम करना है। तो जब आप उस तरीके से काम करोगे तो आप जो डिसीजंस हैं बहुत इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और क्विकली ले सकते हो।
तो अभी हमने इसमें किया है बेटा HRM पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, इसका प्रोसेस एंड बेनिफिट्स। देख लो, आपको कोई इस पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, और समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाओ। जितने लाइक होते हैं तो मुझे पता चलता है कि अच्छा इतने बच्चों को पसंद आई है। लाइक्स नहीं होते तो मैं डिसहार्टेंड हो जाती हूँ और समझ आता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ बेटा अपना फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट अब इसके टॉपिक पे आते हैं हम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड HRM पॉलिसीज़। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड HRM पॉलिसी मीन्स कि आपकी जो HRM पॉलिसीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली जो भी आपकी HRM पॉलिसी है, जो मेन आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ये ना हो आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, HRM पॉलिसीज़ आपने कुछ और बना दी जो आपस में मैच ही नहीं कर रही। ईजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पॉलिसीज शुड बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए भी बनानी है, आपको वो जो फॉर्ममैन हैं आपके उनके लिए भी आपको वो फॉर्मुलेट करनी है। तो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल क्लियर मीनिंग जिनका निकलता हो और जो बहुत ईजी हो अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीसाइज। प्रीसाइज मीन्स दैट दे शुड बी टू द पॉइंट एंड क्लियर। जैसे अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में आपको बताया कि लंबी लंबी पॉलिसीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनको शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट इज स्टेबल एज वेल एज फ्लेक्सिबल। ये दोनों आपके फीचर्स होने चाहिए आपकी पॉलिसी में, कि आपकी पॉलिसी स्टेबल, मतलब ये ना हो कि हर 2 दिन में आप चेंज हो कर रहे हो, और ऐसा भी ना हो कि आपको जब चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है इन 6 months और इन अ ईयर तो आप उसको चेंज भी ना कर सको। तो आपकी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, बट इफ़ रिक्वायर्ड अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उसमें आप वो चेंजेस भी कर सको। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो आपकी पॉलिसी है दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, मतलब कुछ फैक्ट्स और फिगर लेकर ही तो चलोगे, लेमैन टाइप में पॉलिसी नहीं बनानी। आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने पॉलिसीज़ बनानी है। फेयर एंड इक्विटेबल। फेयर एंड इक्विटेबल मीन्स फॉर ऑल लेवल्स, फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ पॉलिसीज़ शुड बी फेयर। वो जस्टिस करती हुई होनी चाहिए एक लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स एम्प्लॉय और वाई एम्प्लॉय एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं और आपने उन दोनों के लिए पॉलिसी अलग अलग बना दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए सेम टाइप ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीजनेबल। पॉलिसीज शुड बी रीजनेबल, अनरीजनेबल स्टैंडर्ड सेट नहीं करने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अचीव ही ना कर सको। एंड लास्ट पॉइंट इज रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है बेटा पॉलिसीज दैट शुड बी चेक्ड, जिन्हें आप एक बार रिव्यू कर सकें, देख सकें कि इसके अंदर कुछ गलती हुई है तो हम उसको चेंज कर सकें। क्लियर हो गया? तो अभी हमने कर लिया है बेटा ऑब्जेक्टिव्स, देन प्रोसेस, देन बेनिफिट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके ये 2 marks में पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ HR पॉलिसीज़। बहुत ईजी है, नाम से आप इसको समझने की कोशिश करना। फर्स्ट इज ऑरिजिनेटेड पॉलिसीज़। ऑरिजिनेटेड पॉलिसीज़ क्या होती हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन में ऑरिजिनेट किया जाता है, बनाया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं ऑरिजिनेटेड पॉलिसीज़। की बेसिक पॉलिसीज़ हैं, ये तो आप एक रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन की कि ये तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज अपील्ड पॉलिसीज़। अपील्ड पॉलिसीज़ का मतलब होता है बेटा जिनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस चीज़ के लिए हमें एक पॉलिसी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो पॉलिसी बनाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज अपील्ड पॉलिसीज़। इम्पोज्ड पॉलिसीज़। इम्पोज्ड का मतलब होता है बच्चे थोपना। जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजमेंट बना देता है और जो आपको माननी ही पड़ती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इम्पोज्ड पॉलिसी। नेक्स्ट इज जर्नल पॉलिसी। जर्नल पॉलिसीज़ आर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने सॉरी बच्चे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने पॉलिसीज़ बना दी आर कॉल्ड एज जर्नल पॉलिसीज़। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पॉलिसी। जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसी बनाई गई है या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक पॉलिसीज़। एंड लास्ट इज रिटन और इम्प्लाइड पॉलिसीज़। रिटन और इम्प्लाइड पॉलिसीज़ का मतलब होता है रिटन आर जो आपने लिखित तौर पे बताया है कि इन सर्कमस्टांसेस में ऐसा किया जाएगा, दीज आर योर रिटन पॉलिसीज़। एंड इम्प्लाइड पॉलिसीज आर कि ये मतलब ऑब्वियसली जो चीज़ें होती हैं जो आपको कोई कहता नहीं है, ये नॉर्मल एक बेसिक मैनरिज्म, बेसिक कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में अगर टाइम है आपका 9 to 5 तो 9 to 5 आपको आना है, आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में आके आपको सोना नहीं है। दैट शुड नॉट बी रिटन समवेयर कि ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करना है और सोना नहीं है। दैट इज इम्प्लाइड दैट यू आर कमिंग इनटू ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग सम वर्क। तो अब बच्चे आपका काम क्या है, कमेंट बॉक्स में एक एक करके ऑरिजिनेटेड पॉलिसी क्या होती है, अपील्ड क्या होती है, इम्पोज्ड क्या होती है, जर्नल, स्पेसिफिक, रिटन एंड इम्प्लाइड,
क्या होती हैं, एक एक लाइन में फटाफट से आप मुझे बताते जाएंगे, ठीक है बच्चे। और मैं सच बता रही हूँ, मुझे पूरा दिन आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहता है, पर जब मैं देखती हूँ कमेंट्स, खुशी सिंह, शोभिका, बस ये 6-7 बच्चे होते हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं। तो बच्चे आप लोग सारे कमेंट करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। जयश्री ये अच्छे से कमेंट करती है, तो और बच्चे भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है बेटा। चलिए अब फटाफट अपना ये वाला चैप्टर कर लीजिए नोट डाउन और अच्छे से इसे गो थ्रू कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।